ओके सो हे एवरीवन। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था, तो अभी हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब पर। ओके, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कर लिया था। अभी हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। ओके, पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब। It has been seen that the upper limb is made up of 4 parts. तो हमारा अपर लिम्ब जो है वो 4 पार्ट्स से मिलके बना होता है। और कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? सबसे पहला जो होगा वो होगा शोल्डर रीजन। ओके, एंड द सेकंड वन इज आर्म और ब्रेकियम। तो आर्म को ब्रेकियम भी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज forearm and antebrachium, and the fourth one is arm और मेनस। ओके, तो ये डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा, तो डायग्राम से बताते हैं। तो हमारा अपर लिम्ब जो है वो 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले जो आ जाएगा वो हो जाएगा शोल्डर रीजन। ये हो गया शोल्डर रीजन। अभी उससे नीचे जाएंगे तो कौन सा पार्ट आ रहा है? अपर लिम्ब का मतलब सिंपल यही है कि आपका ऊपर का हाथ। ओके, ऊपर के दोनों हाथ मीन्स अपर लिम्ब्स। ओके, तो शोल्डर रीजन से नीचे जाएंगे तो ये पार्ट जो हो गया तो ये इसको बोला जाता है आर्म और ब्रेकियम। तो उससे भी नीचे जाएंगे तो क्या आ गया? फोर आर्म। तो फोर आर्म को बोला जाता है एंटी ब्रेकियम और फोर आर्म। अभी उससे भी नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? हैंड। तो हैंड में होती है डिजिट्स, और डिजिट्स को वैसे हम बोलते हैं उंगलियां, हमारी ये 5 उंगलियां। तो हैंड को मेनस भी बोला जाता है। ओके, सो आई होप कि ये तो क्लियरली आपको समझ में आ गया। फर्दर सब डिविजन्स ऑफ दीज पार्ट्स आर गिवन इन टेबल 1.2 एंड फिगर 1.1। ओके, तो फिगर 1.1 तो यही है, एंड टेबल 1.2 देखते हैं आगे। तो अभी सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं और सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले वाला पार्ट है द शोल्डर रीजन। द शोल्डर रीजन इंक्लूड्स द पेक्टोरल रीजन और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, and B the axilla or armpit, and the C the scapular region on the back comprising parts around the scapula. Okay, तो the pectoral region or the breast region on the front of the chest। तो हमारे शोल्डर रीजन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है द पेक्टोरल रीजन और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ये भी हमारे शोल्डर रीजन में आता है, क्योंकि क्लेविकल जो है वो जाके कनेक्ट कहाँ पर होती है? स्टर्नम में। और स्टर्नम को क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट रीजन भी बोला जाता है। ओके, ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? द एक्जिला और आर्मपिट। तो एक्जिला क्या होता है? ये पार्ट जो है ना, ये इस पार्ट को बोला जाता है एक्जिला और आर्मपिट। ओके, तो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो आर्मपिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो बोला जाता है द एक्जिला। तो अभी सी पार्ट पे आते हैं। द स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक कंप्राइजिंग पार्ट्स अराउंड द स्कैपुला। तो बैक वाले पार्ट को जो है वो क्या बोला जाता है? हमारे चेस्ट के पीछे वाले पार्ट को जो है वो क्या बोला जाता है? स्कैपुलर रीजन। और स्कैपुलर रीजन मिलके बना होता है जो पार्ट्स जो हैं स्कैपुला के अराउंड हैं उनसे मिलके बना होता है स्कैपुलर रीजन। ओके, ऑन द बैक कंप्राइजिंग
पार्ट्स अराउंड द स्कैपुला। ओके, तो अभी आ जाते हैं नीचे। द बोन्स ऑफ द शोल्डर ग्रेडल आर द क्लैविकल एंड द स्कैपुला। सो द बोन्स ऑफ द शोल्डर ग्रेडल आर द क्लैविकल एंड द स्कैपुला। तो शोल्डर ग्रेडल हो गया ये। ओके, तो यहाँ कौन कौन सी बोन आ रही है? द बोन्स ऑफ द शोल्डर ग्रेडल आर द क्लैविकल एंड द स्कैपुला। तो ये शोल्डर ग्रेडल की कौन कौन सी बोन है? एक हो गई स्कैपुला एंड द अदर वन इज क्लैविकल। तो ये दो बोन से मिलके बन रहा है शोल्डर ग्रेडल, जो कि है क्लैविकल एंड द स्कैपुला। और ये जॉइंट कहाँ पर हो रही है? ये जॉइंट हमारी कर रही है हमारी ह्यूमेरस बोन को। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ऑफ दीज ओनली द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद द एक्सियल स्केलेटन एट द sternoclavicular joint. Only the clavicle articulates with the axial skeleton at the sternoclavicular joint. तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्लैविकल जो है ना वो जाके जुड़ेगी एक्सियल स्केलेटन में, जाके जुड़ेगी क्लैविकल, और वो जॉइंट बनाएगी, और उस जॉइंट को बोला जाता है स्टर्नोक्लैविक्यूलर जॉइंट। तो ऐसा क्यों होता है? इस जॉइंट को स्टर्नोक्लैविक्यूलर जॉइंट क्यों बोला जाता है ये समझाता हूँ। तो ये है हमारी क्लैविकल। ओके, इसका ये लेटरल हेड है। तो ये लेटरल हेड जो है वो कहाँ जाके जॉइंट हो रहा है? ये हमारी हो गई स्कैपुला। और ये वाला पार्ट क्या, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, तो ये जो है क्लैविकल का लेटरल हेड कहाँ जाके जॉइंट हो रहा है? एक्रोमियन प्रोसेस पे। ओके, तो यहाँ जो जॉइंट बनेगा उसको बोला जाएगा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ओके, एंड द मीडियल हेड ऑफ द क्लैविकल और कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है। तो हमारा मीडियल हेड जो है क्लैविकल का वो कहाँ जाके जॉइंट होता है? वो फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे जाके जॉइंट होता है, जहाँ ब्रेस्ट बोन होती है, जिसको स्टर्नम भी बोला जाता है। तो वहाँ जाके हमारा मीडियल हेड जो है वहाँ जाके कनेक्ट होगा। तो ये क्लैविकल का मीडियल हेड है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे दिखाई देगा। वो जाके कनेक्ट होगा स्टर्नम से, और जब ये कनेक्ट होगा तो जॉइंट जो बनेगा ना, जो जॉइंट बनेगा उस जॉइंट को बोला जाता है स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। सो आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा इतना। अभी आगे बढ़ते हैं। द स्कैपुला is mobile and is held in position by muscles. ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्कैपुला जो है वो मोबाइल होती है, मूवेबल होती है, वो कैसे भी मूव अच्छे से कर सकती है, बट वो एक ही पोजीशन पर रहती है क्योंकि मसल्स जो है वो उसको एक ही पोजीशन पे रखने में हेल्प करती है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। The clavicle and the scapula articulate with each other at the acromioclavicular joint. So ये तो मैंने अभी समझा दिया था, तो इसको दोबारा से समझा देता हूँ। तो इसको दोबारा से समझाते हैं। So this is clavicle. Okay, क्लैविकल और कॉलर बोन, आप कॉलर बोन भी बोल सकते हैं। कॉलर बोन से जल्दी याद रहेगी ये, क्योंकि क्लैविकल फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कठिन लग सकता है। क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमेरस, फोरआर्म, आई मीन रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये सारी बोन्स को याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है फर्स्ट ईयर में। तो क्लैविकल के लिए आप इतना सा याद रख लो कि क्लैविकल को बोलते हैं कॉलर बोन। ओके, तो ये हो गई हमारी क्लैविकल, और क्लैविकल का ये वाला पार्ट हो गया, ये तो हो गया मीडियल हेड और मीडियल एंड, और ये वाला पार्ट हो गया लेटरल एंड और लेटरल हेड। तो ये लेटरल एंड जो है जहाँ जॉइंट कर रहा है, तो जहाँ जॉइंट कर रहा है वो किसका पार्ट है? ये वाला पार्ट।
है ना। तो ये किसका पार्ट है, ये है स्कैपुला का पार्ट। और इस पार्ट को बोला क्या जाता है, इस पार्ट को बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, तो क्लेविकल का लेटरल एंड जो है कनेक्ट कर रहा है एक्रोमियन प्रोसेस से, तो ये जॉइंट जो बनेगा उस जॉइंट को बोला जाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। द आर्म, अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, अपर आर्म और ब्रेकियम और आर्म। ओके, तो द आर्म एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। ओके, तो आर्म जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, फ्रॉम द शोल्डर से लेके नीचे की तरफ बढ़ता है, और कहाँ जाता है, एल्बो पे। एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। सो दिस इज़ एल्बो, ये है हमारा शोल्डर। और यहाँ से एक्सटेंड करके आर्म जो है वो धीरे 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 यहाँ तक जो पार्ट बनाता है, कहाँ तक पार्ट बनाता है अपना आर्म, बनाता है एल्बो तक। तो एल्बो को क्या बोलते हैं, क्यूबाइटस। और इसके सामने जो गड्ढा होता है उसको बोला जाता है क्यूबाइटल फोसा। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। द बोन ऑफ द आर्म इज द ह्यूमरस। सो द बोन ऑफ द आर्म इज ह्यूमरस। ओके, दिस इज आर्म, समझ में आ रहा है, दिस इज आर्म। ओके, और इसके अंदर जो बोन है उस बोन को बोला जाता है ह्यूमरस। दिस इज द बोन, इस बोन को बोला जाता है ह्यूमरस। आगे बढ़ते हैं। His upper end meets the scapula and forms the shoulder joint. His upper end meets the scapula and forms the shoulder joint. तो इसका आर्म की बात हो रही है, तो आर्म में कौन सी बोन होती है, आर्म में बोन होती है ह्यूमरस। तो बोन जो है, आई मीन ह्यूमरस जो है वो उसका अपर पार्ट। ओके, अभी अपर पार्ट की बात हो रही है, ह्यूमरस का अपर पार्ट ये रहा। तो ये अपर पार्ट जो है वो कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, कहाँ थे हम, इस अपर पार्ट एंड्स, इस अपर एंड मीट्स द स्कैपुला एंड फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट। तो इसका अपर एंड जो है वो जाके मिलता है स्कैपुला को, स्कैपुला, दिस इज स्कैपुला, यहाँ जाके मिलता है और बनाता है शोल्डर जॉइंट। सो दिस इज शोल्डर जॉइंट, और स्कैपुला से ह्यूमरस का जॉइंट मिलके बनाता है शोल्डर जॉइंट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। द शोल्डर जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द आर्म। और शोल्डर जॉइंट से क्या क्या कर सकते हैं हम, शोल्डर जॉइंट हमारी सारी की सारी आर्म मूवमेंट्स करवाता है। हम जितनी भी हम अपने हाथ की मूवमेंट कर पाते हैं वो सारी की सारी पॉसिबल हैं शोल्डर जॉइंट की वजह से। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। द फोर आर्म antebrachium extend from the elbow to the wrist. Okay, the forearm antebrachium, जिसको antebrachium बोलते हैं, extend from the elbow to the wrist. Okay, this is forearm. तो ये elbow से नीचे जाते जाते कहाँ जाके जुड़ता है, wrist तक। तो हमारा फोर आर्म कहाँ से कहाँ तक होता है, एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक। ओके, द आर्म ऑफ द सॉरी द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर द रेडियस एंड द अल्ना। ओके, सो दिस इज फोर आर्म। और फोर आर्म के अंदर कितनी बोन होती हैं, फोर आर्म्स के अंदर दो बोन होती हैं, जिसमें पहली जो है वो है रेडियस एंड द सेकंड वन इज अल्ना। At their upper ends
they meet the lower end of the humerus to form the elbow joint. At their upper ends, they meet the lower end of the humerus to form the elbow joint. तो रेडियस और अल्ना के जो अपर एंड्स हैं वो जहाँ कहाँ जाके मिल रहे हैं, वो जाके मिल रहे हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस और क्या बना रहे हैं, एल्बो जॉइंट. सिंपल. देयर लोअर एंड्स मीट द कार्पल बोन्स टू फॉर्म द रिस्ट जॉइंट. ओके. तो रेडियस और अल्ना का जो लोअर एंड्स जो होते हैं वो जाके मीट कहाँ पे जाके मिलते हैं, वो मिलते हैं कार्पल बोन से. दिस इज़ कार्पल बोन्स. ओके. 8 कार्पल बोन्स. तो यहाँ जाके जो है लोअर एंड्स जो हैं वो रेडियस और अल्ना के जाके मिलते हैं और बनाते हैं रिस्ट जॉइंट. ओके. द रेडियस एंड अल्ना मीट ईच अदर एट द रेडियो अल्ना जॉइंट्स. तो रेडियस और अल्ना जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं एट रेडियो अल्ना जॉइंट्स. द एल्बो जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द फोरआर्म. तो हमारा अभी हम आ जाते हैं यहाँ डायग्राम पे आ जाओ. तो ये है हमारा एल्बो जॉइंट. ओके. तो हमारा एल्बो जॉइंट किस किस चीज़ में मदद करता है, एल्बो जॉइंट से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं. तो हमारा एल्बो जॉइंट जो है वो परमिट करता है मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म, विच मीन्स दिस इज़ द फोर आर्म. ओके. अब फोर आर्म से आप जितनी भी मूवमेंट कर रहे हैं जैसे कि फ्लैक्शन और एक्सटेंशन और जितने भी रोटेटरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो है एल्बो जॉइंट की वजह से पॉसिबल. ओके. तो कहाँ थे. द एल्बो जॉइंट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म, नेमली flexion and extension. So that's what I was talking about. The elbow joint permits movement of the forearm, namely flexion and extension. तो वो movements कौन कौन सी होती हैं, वो movements होती हैं flexion and extension. The radio-ulnar joints permit rotatory movements of the forearm called pronation and supination. तो अब बात करते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट्स की. ओके. तो रेडियो अल्नर जॉइंट्स परमिट रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म. ओके. एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि एल्बो जॉइंट्स जो है वो रोटेटरी मूवमेंट्स को परमिट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमिट करता है मूवमेंट्स जो नेमली जिनका नाम है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ओके. रोटेटरी मूवमेंट्स नहीं होती हैं एल्बो जॉइंट से, लेकिन जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ओके. तो रोटेटरी मूवमेंट्स कहाँ से होती हैं, द रेडियो अल्नर जॉइंट्स परमिट रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म कॉल्ड प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. तो रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म कैसे होंगी, जैसे कि जब भी आपका फोर आर्म जो है ना वो अगर आपके फेस की तरफ है, आई मीन आपका पाम जो है वो आपके फेस की तरफ आ रहा है, तो ये जो पोजीशन होगी इसको बोलेंगे सुपिनेशन. और अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है बैक ऑफ द हैंड, तो इस मूवमेंट को बोला जाएगा प्रोनेशन. ओके. सो द
sorry, the radio ulnar joints permit rotatory movements of the forearm called pronation and supination. ओके, तो रोटेट आई मीन रेडियो अल्ना जॉइंट्स जो होते हैं, रेडियो अल्ना जॉइंट जो है वो परमिट करते हैं रेडियस और अल्ना जहाँ जुड़ी हुई हैं, और फिर जुड़ने के बाद उनके जो मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी रोटेट मतलब जो भी रोटेटरी मूवमेंट वो करेंगी, जैसे कि प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, तो उन मूवमेंट्स वो मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, रेडियो अल्नर जॉइंट्स की वजह से. ओके, रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म कॉल्ड प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. प्रोनेशन एंड सुपिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया. अभी चलते हैं आगे. इन अ मिड फ्लैक्स्ड एल्बो, ओके, हमने अपनी एल्बो को जो है थोड़ा सा फ्लैक्स्ड कर लिया है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. द palm faces upwards in supination and downwards in pronation. ओके, ये मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है आपको, तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं. द palm faces upwards, तो हमारा पाम जो है वो अगर ऊपर की तरफ से हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो इस पोजीशन को बोला जाता है सुपिनेशन, और इस मोमेंट को बोला जाता है सुपिनेशन. और अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है और डाउनवर्ड फेस कर रहा है, तो इस पोजीशन को और इस मूवमेंट को बोला जाता है प्रोनेशन. आई होप अब तो क्लियरली आपको समझ में आ गया है ये. अब हम आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोनेशन the radius rotates around the ulna. ओके, तो जब प्रोनेशन की मूवमेंट करता है फोर आर्म, जैसे हम जब भी प्रोनेशन की मूवमेंट करेंगे फोर आर्म से, हमने अपने हाथ को जो है वो पूरा घुमाया. ओके, अब करके देखिए अपने हाथ को जो है वैसे पहले तो सीधा, जैसे आप सीधा लेट रहे हैं तो आपका पाम जो है फेसिंग अपवर्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ आपका पाम जो है वो दिखाई दे रहा है ना. आप लेट गए, फिर उसके बाद आपका पाम जो है वो ऊपर से दिखाई दे रहा है ना. तो अब इसको आप पीछे की तरफ घुमाइए. तो ये जो मूवमेंट आपने करी ना, इसको पीछे की तरफ घुमाया, तो इस मूवमेंट को बोला जाता है प्रोनेशन. तो इस मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोनेशन द रेडियस रोटेट्स द अल्ना. तो यहाँ पे रेडियस जो है वो अल्ना को घुमा रही होती है. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन, द hand or manus includes the wrist or carpus. So this is wrist. Okay, इसको wrist बोला जाता है, ये इसको wrist बोला जाता है. और इसमें कार्पल बोन्स होती हैं, तो इसको कार्पस भी बोल सकते हैं, और इसको कार्पस भी बोला जाता है. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. The wrist or carpus supported by 8 carpal bones arranged in 2 rows. तो हमारा wrist और carpus जो है वो 8 carpal bones से मिलके बना होता है, जो अरेंज होती हैं 2 rows में. B, the hand proper or metacarpus supported by 5 metacarpal bones. ओके, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली समझा देते हैं. सो दिस इज हैंड और हैंड प्रॉपर और मेटाकार्पस. तो इसको हैंड प्रॉपर भी बोल सकते हैं, इसको मेटाकार्पस भी बोल सकते हैं, और इसको हैंड भी बोल सकते हैं. तो ये किससे मिलके बना हुआ है, हैंड मिलके बना हुआ होता है 5 डिजिट से और 5 मेटाकार्पल बोन्स से.
हम उन्हीं डिजिट्स को बोलते हैं मेटाकार्पल बोन्स। ओके, अभी हम आते हैं सी 5 digits, thumb and 4 fingers. Each finger is supported by 3 phalanges, but the thumb has only 2 phalanges, there being 14 phalanges. ओके, तो हैंड में हैंड में कितनी डिजिट्स होती हैं? हैंड में 5 डिजिट्स होती हैं, जिसमें एक जो है वो थंब होता है और 4 जो है वो फिंगर होती हैं। ओके, ईच फिंगर इज सपोर्टेड बाय 3 phalanges. हर फिंगर जो है वो सपोर्टेड होती है और मिल के बनी होती है 3 phalanges से। तो phalanges क्या है? phalanges हैं ये छोटी छोटी बोन्स। ये जो पार्ट है ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा, ये छोटा सा, ये छोटा सा, है ना? तो ये है phalanges। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्लियरली समझ लेते हैं इसको। एंड थंब में कितनी आ गई? 1 2। तो थंब है एक ऐसी फिंगर जिसमें 2 ही phalanges होती हैं, बाकी चारों फिंगर्स में जो है वो 3 phalanges होती हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, और ये जो बोन्स हैं ये 5, ये कौन सी है? ये है मेटाकार्पल्स। बट द थंब हैज़ ओनली 2 phalanges। तो थंब के अंदर जो है वो 2 ही phalanges होती हैं। देयर बीइंग 14 phalanges इन ऑल। तो 14 phalanges होती हैं टोटल। तो 14 phalanges देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है, इसलिए 14। The carpal bones from the wrist joint. The carpal bones from the wrist joint. From the wrist joint with the radius enter carpal joints with each other, with one another, and carpo metacarpal joints with the metacarpals. ओके, तो कार्पल बोन्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं रिस्ट जॉइंट विद द रेडियस। ये रही कार्पल बोन्स और ये बना रही हैं रिस्ट जॉइंट को किसके साथ मिलके? रेडियस के साथ मिलके। ओके, इंटरकार्पल जॉइंट्स। तो ये जो हो गया इंटरकार्पल जॉइंट हो गए विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरकार्पल जॉइंट्स हो गए। ओके, एंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स विद द मेटाकार्पल्स। और यहाँ मेटाकार्पल्स के साथ जो जॉइंट बना रही हैं ये, उनको क्या बोला जाता है? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। ओके, विद द मेटाकार्पल्स। तो अभी आगे the phalanges form metacarpophalangeal joints with the metacarpals and interphalangeal joints with one another। तो phalanges जो है वो metacarpophalangeal joints बनाती हैं। ओके, दिस इज phalanges और ये जॉइंट बना रही है। यहाँ जो है वो जॉइंट बनाई है, क्लियरली समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो ताकि। तो यहाँ बात हो रही थी कार्पल बोन्स की, ऊपर वाले से शुरू कर लेते हैं। कार्पल बोन्स फॉर्म द रिस्ट जॉइंट विद द रेडियस। ओके, तो ये है कार्पल बोन्स। ये बना रही है रिस्ट जॉइंट, दिस इज द रिस्ट जॉइंट। ओके, कैसे बना रही है? रेडियस के साथ मिलके बना रही है, ये है रेडियस, इसके साथ मिलके बना रही है ये एक जॉइंट जिसको बोला जाता है रिस्ट जॉइंट। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। रेडियस इंटरकार्पल जॉइंट्स विद वन अनदर।
और ये एक दूसरे के साथ जो जॉइंट हो रहे हैं, वो जॉइंट्स जो बन रहे हैं, उन जॉइंट्स को बोला जाता है इंटरकार्पल जॉइंट्स। तो यहाँ जॉइंट होंगी, तो ये कौन सा जॉइंट बन गया, इंटरकार्पल। यहाँ जॉइंट होगी, इंटरकार्पल। तो ये हो गए इंटरकार्पल जॉइंट्स विद वन अनदर। ओके, एंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स विद द मेटाकार्पल्स। तो ये है मेटाकार्पल्स, ये हमारी 5 डिजिट्स, ये हो गई मेटाकार्पल्स। यहाँ भी जाके जुड़ रही है ये, तो यहाँ जाके जुड़ेंगी, तो यहाँ कौन सा जॉइंट बना रही है ये, यहाँ जाके जॉइंट बना रही है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। ओके, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। तो अब ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द phalanges form metacarpophalangeal joints with the metacarpals। तो ये हो गई phalanges, कितनी है ये, 14 है। तो 14 हो गई phalanges, और ये कहाँ जाके जॉइंट हो रही हैं, ये मेटाकार्पल्स के पास जाके जॉइंट हो रही हैं, और हमारी 5 डिजिट्स पे जॉइंट हो रही हैं। तो यहाँ जाके जॉइंट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ओके, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। और ये जो है वो आपस में जाके भी तो जुड़ रही है, जैसे कि हमारी कार्पल बोन्स आपस में जुड़ती है, वैसे ही ये फैलेंजेस जो हैं वो आपस में भी जुड़ रही है ना। तो ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। जैसे इंटरकार्पल जॉइंट्स, वैसे ही ये इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। द movement of the hand are permitted chiefly at the wrist joint। तो हम हैंड का जितना भी मूवमेंट कर पाते हैं ना, रोटेटरी मूवमेंट और फ्लैक्शन और एक्सटेंशन, ये जो मूवमेंट हम कर पाते हैं अपने हैंड का, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, रिस्ट जॉइंट की वजह से। The thumb moves at the first carpo-metacarpal joint। The thumb moves at the first carpo-metacarpal joint। हमारा थंब जो है वो मूवमेंट करता है हमारी फर्स्ट कार्पो-मेटाकार्पल जॉइंट से। ओके, where an exclusive movement of opposition besides the other usual movement is permitted। ओके, where and जहाँ क्या होता है, एक exclusive movement of opposition besides the other usual movements is permitted। तो यहाँ जो है वो एक्सक्लूसिव मूवमेंट होती है अपोजिशन की, बिसाइड द अदर यूजुअल मूवमेंट इज परमिटेड। उन सारी मूवमेंट से अलग। ओके, उन सारी मूवमेंट से। ओके, इस लाइन को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। where an exclusive movement of opposition besides other usual movements is permitted। opposition, इसको एक बार देख लेना, इसका कहने का मतलब क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट्स मूव एट मेटाकार्पोफैलेंजियल, proximal and distal phalangeal joints। Each of the second to fifth digits moves at metacarpophalangeal, proximal and distal interphalangeal joints। Each of the second to fifth digits moves at metacarpophalangeal,
proximal and distal interphalangeal joints. Each of the second to fifth digits, तो हमारी सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट्स जो है वो मूव करती है मेटाकार्पोफैलेंजियल। मेटाकार्पोफैलेंजियल कौन सा जॉइंट है? मेटाकार्पोफैलेंजियल। ओके, ये जो है वो मूव करती है, मूव्स एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो हमारी सेकंड टू फिफ्थ, सेकंड से लेके फिफ्थ डिजिट जो है वो मूव करती है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट से। ओके, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। और कहाँ से करती है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट से। ओके ओके, तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कहाँ से था? पार्ट्स ऑफ द अपर लिम। तो पार्ट्स ऑफ द अपर लिम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।